बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें मालिक कायनात की, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। वही है हम सब को पालने वाला। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल औलाद पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम स्टार न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपका मेज़बान HM फ़ियाज़ खिदमत हाज़िर है। आज अगर मैं बात करूँगा, पाकिस्तान में दो किस्म के लोग जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। एक तो वो जो भीख मांगते हैं, और दूसरा वो जो हर महकमे में बैठ के करप्शन को इस तरीके से, यानी करप्शन को करते हैं कि जिस तरीके से आप समझ लीजिए कि वो कोई फ़र्ज़ अदा कर रहे हो। इस करप्शन ने हमें तो ये दिखा दिया है कि सिर्फ सियासतदान चोर है, जबकि ये किसी ने भी आज तक नहीं सोचा, ना दिखाया, ना कहा या समझा कि हर महकमे में, छोटे से छोटा महकमा हो या बड़े से बड़ा महकमा हो, सरकारी महकमे में बैठे हुए अफसरान ने, जिनके पास इख्तियारात होते हैं, वो अपने इख्तियारात से इस कदर तजावुज़ कर जाते हैं कि जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान इस खस्ता हाल में खड़ा है। हर बंदा ये सोचता है कि वो करप्शन कर रहा है, हर बंदा कहता है वो करप्शन कर रहा है, लेकिन वो कभी नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज यकीनन आपके साथ बात करूँगा मैं यतीमों, मस्कीनों और गरीब गुरबा की जो उनकी जो अमदाद होती है, उनके लिए जो फ़ंड होता है, उसको भी लोग नहीं छोड़ते। सदका खैरात के मिलने वाली जो रकम होती है, वो भी हड़प कर जाते हैं, खा जाते हैं। आप भी ऑडियो सुने और मेरे जो मेहमान हैं वो भी ऑडियो सुनेंगे। महकमा सोशल वेलफेयर में गुज़श्ता साल जो परचेजिंग हुई है, मॉडल चिल्ड्रन होम, मेल फीमेल, ओल्ड एज होम, शेल्टर होम, उनके लिए फ़र्नीचर और दीगर अशिया, ज़रूरी अशिया का जो टेंडर दिया गया, उसके मुताबिक कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदी गई। घटिया, सब स्टैंडर्ड, नाकस चीज़ें परचेज़ हुई और टेंडर में जो स्पेसिफिकेशन दी गई हैं उससे हटकर परचेजिंग हुई और लाखों रुपए की करप्शन हुई, करोड़ों का घपला हुआ। अफीसरान कमीशन वसूल करते रहे, जो जिनको ठेका दिया गया ठेकेदारों से इन्होंने लाखों रुपए कमीशन वसूल करके घटिया फर्नीचर और दीगर ज़रूरी अशिया ख़रीदी गई। ये सरासर यतीम बच्चों, बुज़ुर्गों और शेल्टर होम में रहने वाली औरतों, उनके साथ सरासर ज़्यादती की गई है। लिहाजा हमारी एंटी करप्शन महकमा एंटी करप्शन, DC नारोवाल, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, DG सोशल वेलफेयर, FIA और नैब से दरख्वास्त है कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए और इस घपले को बेनकाब किया जाए और ज़िम्मेदार अफीसरान, डिप्टी डायरेक्टर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर ओल्ड एज होम से एक पाई वसूल की जाए और इनको कटहरे में लाया जाए, इनका कड़ा एहतसाब किया जाए, इनको पाबंदे सलासल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान हबीब सुबह, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, खैरियत से हैं? आपको अपने प्रोग्राम हम ख्याल में मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त मेहरबानी। से किया है। आज जैसा कि आपने एक ऑडियो सुनी है, वो ऑडियो वो वायरल हुई है। ये अ, नारोवाल का कोई सोशल वेलफेयर सेंटर है, ओल्ड एज होम, जहाँ की ये ऑडियो आई है। करप्शन ने तो पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया हुआ है कि छोटे से छोटा महकमा हो या बड़े से बड़ा महकमा, हमारी पाकिस्तानी अवाम की तो जो नज़र है वो सिर्फ यही नज़र है कि जी नवाज शरीफ की करप्शन और जरदारी की करप्शन। लेकिन शायद हमारे मुल्क में किसी आम शहरी को ये पता नहीं है कि सरकारी इदारों में जो करप्शन होती है वो सबसे बड़ी दीमक है जो पाकिस्तान को खा रही है। तो निशान, आप PhD कर रहे हैं क्राइम में, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, पाकिस्तान का कौमी जुर्म है, जिसको लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, बेफिक्र, बेखौफ खतर, और कोई किसी को इस चीज की परवाह नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, कानून के मुताबिक उसको कैसे सजा दी जाए। तो जिशान, आप मुझे ये बताइए कि कब हमारा मुल्क इस करप्शन की दलदल से जो है वो बाहर निकलेगा, इस दीमक को कैसे खत्म किया जाए? आपका सवाल जो है ना, वो आजकल के वक्त के हिसाब से बहुत जो है ना वो अहमियत का हामिल है।
सबसे पहले अपनी ऑडियो की बात की, ऑडियो मैंने सुनी है। ऑडियोज जो है वो अमूमन आजकल बहुत गर्दिश में है, वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी वो है, उस पर हमेशा से क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, ये अगर वो जो ऑडियो मेरे पास आई है तो मैं उसे सुन रहा हूँ, मैंने सुना है, मैं आवाज़ें जज कर लेता हूँ। वो ऑडियो मेरे नज़दीक तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका जो है वो जो एक कानूनी तरीकाकार है, उसका ऑडिट होना, फोरेंसिक या जो भी है, उसका ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले कि ये असल है या नहीं है, या हमारे यहाँ वैसे भी ट्रोलिंग के लिए भी जो है वो हम लोग ऑडियो जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। पहली बात अब ये हो गई ऑडियो के हवाले से। दूसरी बात आपने बात की कि करप्शन के हवाले से जो है वो सरकारी महकमे जो है वो जो है वो अव्वल नंबर पे हैं। तो अगर मैं कुछ पुरानी रिपोर्ट्स को देखूँ तो उसमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ एक अदलिया है, उसका पुलिस का नंबर है, अदलिया का नंबर है, फिर अदलिया के बाद जो हमारे पास आता है ठेकेदारी सिस्टम। ठेकेदारी सिस्टम जो है वो जी। तीसरे मोस्ट करप्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है? अब उसमें वो जो सारे डिपार्टमेंट के साथ ठेके का सिस्टम चलता है, तो उसमें ऊपर से नीचे लेके वो हिस्से भी चलते हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं। आ रही है। हाँ जी, अगर हम देखिए, मैं दोबारा से बताता चलूँ कि हमारे यहाँ अगर हम अपनी रिपोर्ट्स पे नज़र डाल लें तो हमारा सबसे जो करप्ट है वो अदारा, पहले फिर पुलिस, फिर अदलिया, फिर उसके बाद ठेकेदारी सिस्टम। तो ठेकेदारी सिस्टम जो है वो हमारा हर डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है, हमारे ए, बी, सी, जी जितने डिपार्टमेंट है कहीं न कहीं उसके साथ अटैच है। तो उसके बाद फिर तालीम आ जाता है, लैंड आ जाती है, फिर एनजीओ सेक्टर आ जाता है। ये मीन बाय स्टेप वाइज़ जिसे हम लोग करप्ट कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा बेसिकली जो ताल्लुक सोशल वेलफेयर से है, तो मैं बहुत हद तक प्राउडली ये कह सकता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स करप्ट नहीं हैं। बहुत कम अफराद हैं जो कि करप्ट हैं। और दूसरी बात ये है कि जब सरकारी मुलाज़िम भर्ती होते हैं तो बहुत सारे अहबाब जो हैं वो ये जो है ना वो लेके आते हैं, ज़हन में उनका एम होता है कि हम लोग फलाँ डिपार्टमेंट में जाएँगे, इतने की दिहाड़ी लगती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अंग्रेज़ जो दौर था उसमें ऑफ़िसर भर्ती करने का तरीकाकार ये होता था कि वो एक अच्छे बैकग्राउंड से होता था और उनको पता था कि ये सरकारी रिसोर्सेज़ जो है वो बर्बाद नहीं करेगा। अब की बार ये होता है कि हमारे यहाँ जो है ना वो बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता। हर वो शख्स जिसका कहीं अनयूजुअल जगहों से ताल्लुक होता है, जो इस काबिल नहीं भी होता, उसको सीटों पे बैठा दिया जाता है। उसका नतीजा बिल्कुल यही निकले कि वो अपने खानदान की भूख, अपने माशरे की और अपनी डिग्रेडेशन का बदला जो है वो अपनी कुर्सी से लेता है। तो वो खत्म नहीं हो अ, पाएगी। अगली बात ये है कि इश्यू होता है उसमें हम लोग वाइस जी, निशान, असल में मैं जी, आपको जी। एक बात बता, अब क्या है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में देखिए करप्शन तो है। हर बंदा कहता है फलां इदारा करप्शन है उसमें। जो वहाँ पे मकामी लोग होते हैं, जो जिनके पास अख्तियारात होते हैं, वो अख्तियारात से तजावुज़ करते हैं। ठीक है? असल इश्यू क्या है? ये देखिए कि ये ओल्ड एज होम, जहाँ पर लोग सदका खैरात के भी पैसे वहाँ पे देते हैं। लोग उनकी मदद करते हैं, माली मदद करने के लिए, यानी वहाँ से समझे कि उनको इस किस्म की जो वहाँ पे माली मुआवनत की जाती है। अब वहाँ से लोग ये सोचते क्यों नहीं है कि ये तो सदका खैरात किसी एक जो मुस्तहिक है, मस्कीन है, उनकी इमदाद के लिए यहाँ पे वो पैसे जमा कराए जाते हैं, लोग उसको खा जाते हैं। असल अलमिया तो ये है कि लोगों के अंदर शायद इस्लामी तालीम नहीं है, वो नहीं समझते कि ये सदका खैरात जो होती है वो मेरे रात पर लागू नहीं है, मैं इसका अहल नहीं हूँ। लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो हैं अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके तो वो पैसा हड़प कर जाते हैं। तो ये सरासर ज़्यादती और ज़ुल्म नहीं है? ये मैं अभी आपने जो क्वेश्चन किए इसी के अंदर बिल्कुल आपका जवाब भी इसी के अंदर है कि वो तमाम अफराद जो इन सीटों पे बैठे हुए हैं, चाहे हमारे सोशल वेलफेयर में कहीं पे भी है, तो वो उनके अंदर इस शऊर और इल्म की कमी है, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि ये हक किसका है, ठीक है? एक जो बेसिक एजुकेशन होती है ना, आपके पेरेंट्स की तरह अकाउंटेबिलिटी या नैब, एफआईए, एंटी करप्शन, ये तो बात की बहुत बात की चीज़ें हैं ना, जो आपका घर का क्वेश्चन मार्क होता है, वो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली होती है जो आपसे पूछती है ये पैसे कहाँ से आए हैं? अगर वही आज ये चीज़ है, ये कल मामला आना, तो आप दीदा दिलेर होते चले जाते हैं। बेसिक तालीमात हम अगर जो ऑफिसर्स हैं वो कोई 15, 16, 14 कुछ ना कुछ पढ़ के यहाँ तक पहुँचे होते हैं, करप्शन भी पड़ी होती है, कुरान और हदीस भी कहीं न कहीं से वो होते हैं, जुड़े होते हैं। तो अगर वो कहीं पे ला तल्लकी करते हैं तो वो फिर बिल्कुल एक इंसानों के भी हैं, मुजरिम भी हैं, ठीक है, डिसेबल्स के
फिर उसके अलावा हम हर हाल हर आज की तमीज़ जो होती है वो भी हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स फैमिली मेंबर भी जो हमें सिखा रहे होते हैं ये सही है ये गलत है। असल प्रॉब्लम ये हुआ कि जो एक शऊर था सोसाइटी का, उसका प्रेशर था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो तो अब ये है कि लोग जो है उन्होंने करप्शन करते हैं, वो एक तो होता है वो हर वो शख्स जो जितना इख्तियार का मालिक होता है वो उतनी ही करप्शन करता है, जितनी बड़ी कुर्सी है उतनी बड़ी करप्शन है। दुकानदार से लेके, रिक्शे वाले से लेके, ऑफिसर से लेके हर बंदा जो अपने हिसाब से अपना ज़ोर लगा रहा है कि मेरी जो है ना वो कहीं न कहीं से मेरा दाल लगता रहे। वैसे करप्शन जो होती है एक तो नीड बेस्ड होती है, वो लोग बेफाइदा से थोड़ी करप्शन करते हैं कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। दूसरी ग्रीड बेस्ड करप्शन होती है जो अब हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी जिसका शिकार हो चुकी हुई है। अब पिछले कई सालों से पाकिस्तान का जो है 140 पे जो है वो जा रहा है, इंटरनेशनल रैंकिंग में जो है वो करप्शन में 140 पे जा रहा है। अब ये वहीं पे स्टेबल है, ये इसमें कोई तनज़ली या उसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। तो अगर हम मुस्लिम ममालिक को वैसे देखें तो 50 या 51 ऐसे कंट्रीज हैं जो इसराइल से ऊपर करप्ट है, ठीक है। तो रही हमारी बात के सोशल मीडिया में कुछ ऑफिसर जरूर होंगे, क्योंकि आप तो अपनी गारंटी फिर उससे हटे जो है ना जो और इदारे हैं उसमें कहीं ना कहीं पे ये जो है ये मामला चल रहे हैं। तो अगर ये एक चीज सामने आई है तो हो सकता है इससे हट के और बहुत सारी चीजें भी सामने आई। जान, असल असल इशू ये है कि जो बंदा भी जिस महकमे में भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है उसको किसी चेक एंड बैलेंस का खौफ नहीं है, ठीक है। उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे एंटी करप्शन में भी पकड़ना है। एंटी करप्शन की अगर मैं बात करूं तो इस बंदे का यानी ये खाली एक बंदा नहीं है, ये बंदा एक करप्शन करने वाला नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी सरकारी ओहदों पे बैठे हुए हैं वो लोग बेधड़क, बेखौफ, उनको किसी की परवाह नहीं है, किसी सजा का खौफ नहीं है और वो लोग जो हैं वो बेधड़क होकर करप्शन कर रहे हैं। निशान, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मुझे बताएँ? देखिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि खौफ जो होता है वो अंदर के इंसान का खौफ होता है, वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो फिर आपको कोई चीज़ जो है वो वापस नहीं ला सकती, नॉर्मल हालात की तरफ। दूसरी बात ये होती है कि करप्शन करने वाले बंदे को अगर आप दरिया में भी लगा देंगे, समंदर में भी, तो वो करप्शन वहीं भी कर जाएगा। मैं एक छोटी-सी स्टोरी बता दूँ, एक बादशाह के दौर में एक वज़ीर बहुत करप्ट था। बादशाह ने इसको कहा इसको क्या किया जाए इसको कि ये करप्शन खत्म करें। उन्होंने कहा इसको समंदर में लगा दें, लहरें गिने बैठ के। उन्होंने इसको समंदर में भेज दिया। अच्छा, कुछ दिन बाद बादशाह ने पूछा इसका हाल बताओ कि ये क्या कैसा है? उसने कहा जी वहाँ पे इसने मालो-दौलत ज़्यादा कमा रहा है। अब वहाँ पे उसने ये किया कि जो कश्ती गुज़रती थी उसे कहता था किधर जा रहे हो? साइड पे हो जाओ। उसने कहा क्यों रोका है? कह रहा मैं जी लहरें गिन रहा था, तुमने लहरें खराब कर दी हैं। ज़मीन पे वो पैसे कुछ ले रहा था, 2 घंटे पानी में खड़ा करके उससे अशर्फियाँ डबल हो गई। तो जो करप्ट बंदा होता है उसका दिमाग करप्ट हो चुका होता है, वो अपने रास्ते निकालता चला जाता है और उसको बचाने वाले उस तरह के लोग वो मिलते चले जाते हैं। अच्छा ज़ीशान, ये मुझे बताएं, प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम की तरफ है। हम कैसे पाकिस्तान को करप्शन से पाक कर सकते हैं? क्या इसमें सिर्फ सियासी जमातें ही पहले जिम्मेदार हैं? सरकारी इदारे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उनके लिए क्या सिर्फ एक इदारा एंटी करप्शन ही काफ़ी है या इसके ऊपर और भी इदारे होना चाहिए? नैब जो है वो नैब तो हमें सिर्फ ऐसा लगता है जैसे सिर्फ सियासतदानों के लिए बनी हुई है। नैब का कोई करैक्टर हमें नज़र यहाँ नहीं आता कि सरकारी महकमे के बारे में कोई नैब अपना किरदार अदा कर रहा हो। क्या कहते हैं आप? के बातें कर रहे हैं तो मैं इनके साथ किसी हद तक कनेक्टेड ज़रूर रहा हूँ, तो ये इनके अंदर जो बैठे हुए लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद रास्ते बताते हैं ये कैसे वो करें। तो जितना ताकतवर होता है वो उतना वो करप्ट आपको मिल जाता है कि ही इज़ नॉट करप्ट, और जितना आम बंदा था वो उतनी देर से छूटता है, छूट तो हो जाते हैं। लेकिन कुछ चला जाता है। दूसरी बात ये होती है करप्शन का हद तक आपकी रहेगी ना जो प्रेशर करप्शन को खत्म नहीं सकते। हेलो। विशाल, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, दरमियान में आवाज़